हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो अभी हमारे जो रिसेंट लेक्चर हुए थे उसमें हमने वॉल्केनो के बारे में जाना था कि किस तरह से वॉल्केनो फॉर्म होती है, क्या उससे रिलेटेड टर्म्स थी, किस तरह की वो लैंडफॉर्म फॉर्म करती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। तो आपके एग्जाम में अगर कुछ भी उससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप इजीली उसको कर लेंगे। ठीक है, हाँ, उसका मैपिंग वाला पार्ट बचा है जिसके अंदर आपको पता करेंगे, हम लोग मैपिंग में देखेंगे कि किस जगह पे कौन सी वॉल्केनो मिलती है। ठीक है, और जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर पता करना रहेगा हमें, तो हम मैपिंग के अंदर देखेंगे। अभी हमारा जो पार्ट चल रहा है फिजिकल ज्योग्राफी का चल रहा है, और उसमें हमें क्या करना है, चीज़ों को समझना है कि ये चीज़ें बनी कैसे। ठीक है, याद करने का काम जो है, मैपिंग वाला काम है, वो एंड में करेंगे सारा। ठीक है, अभी तो हम समझते हैं कि जैसे वॉल्केनो कैसे बनी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वॉल्केनो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो किसके बारे में, माउंटेन के बारे में और प्लेट्यू के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि माउंटेन और प्लेट्यू फॉर्म कैसे होते हैं। हालांकि आपने इनका वॉल जो रीजन था वो तो समझ लिया कि वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ लिया अच्छे से, आपने वॉल्केनो से पढ़ा कि किस तरह से वॉल्केनो से ये फॉर्म हुए। तो आपने लगभग सब कुछ इसका पढ़ लिया है ना। मैं कहता हूँ कि लगभग 50-60% आपको पार्ट पता है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है, या फिर इसको एक बार कंबाइन करके हम एक साथ पढ़ते हैं कि किस तरह से माउंटेन्स और प्लेट्यूज फॉर्म हुए। ठीक है, तो आज का टॉपिक लिखते हैं हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में एंड प्लेट्यूज के बारे में। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे वॉल्केनो को करा था इस तरह से आज इन्हें कवर करेंगे। माउंटेन और प्लेट्यू अगर हम पढ़ें तो आज थोड़ी सी देखो एक एक्स्ट्रा चीज़ देखते हैं क्या, कि जब भी हम ये चीज़ें जो है, वॉल्केनो हो गई, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, ये सब काहे की वजह से फॉर्म हो रहे हैं, किसकी वजह से फॉर्म हो रहे हैं? आप कहोगे टेक्टोनिक की वजह से, जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है उनकी वजह से। ठीक बात है ना। तो वो नीचे मूवमेंट होता है, उसकी वजह से क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, वो फोर्स से बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई प्लेट नीचे जाती है, कोई ऊपर आती है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन आपको समझ में आया कि ये जो चीज़ें फॉर्म होती है इनका मेन कारण होता है जो अर्थ होती है उसका फोर्स, है ना। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका जो मेन कारण है वो है अर्थ का फोर्स। मतलब अर्थ का जो फोर्स है, ठीक है, वो इन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम क्या करते हैं, अर्थ के फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि अर्थ जो फोर्स लगाती है, अर्थ के या अर्थ के ऊपर जो फोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एक्सोजेनिक और एक होते हैं एंडोजेनिक। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सोजेनिक नाम से पता लग रहा है, एक्सो मतलब अर्थ से बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं, आउटसाइड और ऑन अर्थ सरफेस। ऐसा फोर्स जो अर्थ के आउटसाइड या अर्थ की कहीं पे लग रहा है सरफेस पे, मतलब जमीन से ऊपर, कहीं पे भी, जमीन पे या जमीन से ऊपर, पूरे एटमॉस्फेयर में हो गया है, जमीन से ऊपर कहीं पे भी। लेकिन जमीन से नीचे की तरफ, मतलब अगर क्रस्ट से नीचे की तरफ आप जाते हो तो वहां पे लगने वाले सारे फोर्स कौन से होते हैं? एंडोजेनिक। इनसाइड अर्थ सरफेस। समझ गए? तो आपको एक चीज, आपने पहली चीज समझी क्या, कि एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से होते हैं और एंडोजेनिक फोर्सेस कौन से होते हैं। बात आती है कि आप बताओ ये एक्सोजेनिक सर कौन से फोर्स आ गए, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना। जैसे एक्सोजेनिक फोर्स कौन से हो गए, जो अर्थ के बाहर लग रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें चेंज हो रही है। अब अर्थ के बाहर ऐसे कौन से फोर्स लग रहे हैं जिनकी वजह से चीज़ें चेंज हो रही है? वो होता है वेदरिंग होना। क्या होना? वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या है? जैसे मान लीजिए बारिश आती है, तो बारिश अगर किसी, आपने जैसे कभी देखा हो कि कोई पत्थर होता है और उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, तो उस पत्थर के ऊपर एक छेद सा हो जाता है, और गिरती चली जाएगी तो वो एक लकीर सी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी की बूंदों की वजह से, वाटर की वजह से, जो स्टोन है जो इतना हार्ड है, वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे इरोड होता जा रहा है। इरोड का मतलब है उसके पार्टिकल्स टूट टूट के जाते जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर चीजें जो होती है उनका क्या होता चला जाता है, इरोजन होता चला जाता है। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। क्या कहेंगे उससे? वेदरिंग। वेदरिंग के अंदर जैसे और कौन सा आ गया वेदरिंग में? और एग्जांपल अगर अपन देखें तो माउंटेन्स का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि माउंटेन्स पे जैसे हवा चलती है या बारिश गिरती है, तो माउंटेन्स के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो टूट के हटते चले जाते हैं या हवा के साथ उड़ते चले जाते हैं। तो वो टूटना, वो हटना, उसको तो हम कहते हैं वेदरिंग।
फिर उनका जैसे मान लो टूटा और पानी के साथ टूटता हुआ कोई छोटा पार्टिकल है पहाड़ का टूटा और बहता हुआ पानी के साथ अब आगे जा रहा है, रिवर के साथ कहीं आगे जा रहा है, तो जब वो आगे चला जाएगा अपनी जगह से उसको हम कहते हैं इरोजन। आ गया दोनों में डिफरेंस समझ में? तो वेदरिंग में क्या होता है, वेदरिंग के अंदर तो मतलब चीजों का टूटना, ठीक है, आउटसाइड फोर्सेस की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से? आउटसाइड एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से। जैसे कौन हो गया? टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से टूटता है। टेम्परेचर कैसे? कभी अगर कोई पत्थर, जैसे मान लो कोई ठंडी जगह है ना, अब वहाँ पे क्या होगा, रात के टाइम ठंड ज़्यादा हो जाएगी। अब रात के टाइम ठंड होने की वजह से जो वहाँ पे कोई भी स्टोन होगा है ना, उसके सारे पार्टिकल्स पास आने लगेंगे, क्योंकि ठंड के अंदर पार्टिकल्स पास आते हैं और गर्मी में पार्टिकल्स क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे। पास आएंगे रात को, फिर दिन में एक्सपेंड होंगे। ये ठंडी और गर्मी की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता चला जाता है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसमें क्या होगा, धीरे धीरे स्टोन के अंदर क्रैक आने डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि रात को सारे पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, दिन में दूर हो रहे हैं, फिर रात को पास आ रहे हैं, फिर दूर हो रहे हैं, तो उसमें क्रैक आना चालू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन आराम से, इनको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में पढ़ेंगे अपन। लेकिन अभी तो मैं आपको बस एक प्रोसेस बता रहा हूँ, जिससे क्या कहा गया, वेदरिंग। वेदरिंग किसकी वजह से होती है? आउटसाइड फोर्सेस की वजह से, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और एयर हो गई, जो विंड है, जो हवा चलती है, वो इसके क्या हो गए, सारी चीज़ें हो गई, जिससे वेदरिंग हो सकती है। इरोजन मतलब कोई लेकर जाने वाला, जैसे पानी के साथ फिर वो बहता हुआ आगे चला गया, हवा के साथ उड़ता हुआ आगे चला गया, तो वेदरिंग हुई। वेदरिंग होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? इरोजन देखने को मिलता है, ठीक है। और वेदरिंग जो होती है ना, अगर लंबे टाइम तक चलती है वेदरिंग, एक किसी जगह पे लंबे टाइम तक वेदरिंग चल रही है, जिसकी वजह से, जैसे मान लो कोई पहाड़ था, अच्छा खासा पहाड़ दिख रहा था, एक बड़ा पहाड़ था, उसकी वेदरिंग हो गई, ऊपर से टूटता गया टूटता गया टूटता गया, हजारों साल लग गए, और वो अब ऐसा ऐसा सही रह गया, अब वो इस तरह का रह गया यूँ। तो आप कहोगे देखो पहले ऐसा दिखता था, अब ऐसा रह गया, इतनी ज़्यादा वेदरिंग हो गई। इतनी ज़्यादा जब वेदरिंग होती है तो उसको हम कहते हैं डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन का मतलब है वेदरिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय से वेदरिंग चल रही है, जिसकी वजह से जो लैंड फॉर्म था, जो माउंटेन जैसा दिख रहा था, वो चेंज हो गया, है ना। तो ये आएंगी चीज़ें, अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन आज तो हमारा जो पार्ट है वो माउंटेन और प्लेट्यू का है, तो इसमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसको हम क्या करेंगे अगले या उससे अगले लेक्चर में, है ना, उसमें पढ़ेंगे सारी चीज़ें, वेदरिंग, इरोजन वगैरह सब कुछ। लेकिन अभी हमें समझ में आ गया एक्सोजेनिक फोर्सेस जो बाहर की तरफ लगते हैं, जैसे वेदरिंग, इरोजन हो गया। एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के किधर की तरफ लगते हैं? नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जो फोर्सेस हमें पता था, वो प्लेट्स पास आना, दूर जाना, ये फोर्सेस है ना। तो एंडोजेनिक फोर्सेस को अगर हम चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहेंगे कैटास्ट्रोफिज्म और एक को हम कहेंगे डायस्ट्रोफिज्म। एक तो कैटास्ट्रोफिज्म हो गया और एक डायस्ट्रोफिज्म हो गया। अब कैटास्ट्रोफिज्म जो है, कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें आप लिख लेना, इसका मीनिंग होता है फास्ट मूवमेंट। मतलब मूवमेंट कैसा होता है किसी भी चीज़ का? फास्ट। आप कहोगे फास्ट मूवमेंट वाली कौन सी चीज़ पढ़ी थी हमने? फास्ट मूवमेंट कहीं में देखने को मिलता था? अर्थक्वेक में। अर्थक्वेक कहाँ पे आता है? ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर आ रहा है, मतलब कौन से फोर्स से आ रहा है? एंडोजेनिक फोर्स से, पर उसका मूवमेंट कैसा है? फास्ट। फास्ट होने की वजह से मैं उसको कैटास्ट्रोफिज्म में लिखूंगा कि इसके अंदर हम क्या पढ़ते थे? अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लिया हमने, जान लिया इसको। एक हम पढ़ते थे वॉल्केनो के बारे में, कि या वॉल्केनिज्म लिख देता हूँ मैं इसमें। वॉल्केनो में यही तो पढ़ा था हमने कि वॉल्केनो में क्या होता है, सडन अचानक से लावा किधर की तरफ आता है, बाहर की तरफ, सडन मूवमेंट होता है। सडन मूवमेंट होने की वजह से हम कहते हैं फास्ट मूवमेंट जो है वो हमको अर्थक्वेक और वॉल्केनो में देखने को मिलता है। लेकिन बात आती है फिर ये जो डायस्ट्रोफिज्म, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है स्लो मूवमेंट। मतलब जो काम बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। अब धीरे धीरे कौन से काम हो रहे हैं? माउंटेन्स का बनना। माउंटेन्स अचानक से नहीं दिखता कि हम आज कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ माउंटेन नहीं, और अगले दिन घूमने गए तो वहाँ माउंटेन दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता। हजारों लाखों साल लग जाती है माउंटेन्स बनने में। तो माउंटेन्स बनने में जो इतना टाइम लग रहा है, वो क्या हो रहा है, वहाँ की जो प्लेट्स हैं, नीचे की जो प्लेट्स हैं, उनका मूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। हमें पता है माउंटेन कैसे बनते हैं, हमने पढ़ रखा है। कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट टकराती है, उसकी वजह से माउंटेन फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन वो अचानक से तो होता नहीं है, वो काम धीरे 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 हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हजारों साल के अंदर। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, स्लो मूवमेंट में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? माउंटेन बिल्डिंग, मतलब माउंटेन का बनना। माउंटेन बिल्डिंग। और हम सेकंड किसके बारे में पढ़ते हैं? ऐसे मान लो प्लेट्यू बन जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे हम क्या कहेंगे? प्लेट्यू बिल्डिंग।
लिख लेना आप ये इधर, क्या माउंटेन बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब बनना, तो माउंटेन्स का बनना और प्लेट्यूज का बनना। तो ये चीज़ें अपन किस में पढ़ते हैं फिर, डायस्ट्रॉफिज्म में। तो हमारा आज का काम क्या है, ये चीज़ हम एक्सोजेनिक जो फोर्सेज हैं बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के अंदर वाले फोर्सेज को पढ़ रहे हैं कि उससे किस तरह की चीज़ें फॉर्म हुई। उसमें हमने कैटास्ट्रॉफिज्म वाले सारे पढ़ लिए, जो सडन मूवमेंट होते हैं, अचानक से मूवमेंट होते हैं, अर्थक्वेक वॉल्केनो के बारे में। पर आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, डायस्ट्रॉफिज्म के बारे में, कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो स्लो मूवमेंट की वजह से चीज़ें फॉर्म हो रही है, जिसमें हम एक तो माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे और एक किसके बारे में देखेंगे, प्लेट्यूज के बारे में। तो ये चीज़ें याद रखना है, ऐसा मत देखो कि मैं शुरुआत करने के इंट्रो के हिसाब से आपको बताया हूँ। इंट्रो के हिसाब से नहीं है, आपके वर्ड्स आ जाते हैं, कैटास्ट्रॉफिज्म, डायस्ट्रॉफिज्म, ठीक है, वर्ड्स में पूछ लेता है। जैसे आपके पास कोई मान लो एक वो लिखा हुआ आता है, पैराग्राफ सा लिखा हुआ आता है, और उसके अंदर पूछता है कि बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, या फिर ये इसको प्रूव कर रहा है ना। आपने देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो ये वर्ड आ जाए, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, कैटास्ट्रॉफिज्म, डायट्रॉफिज्म, तो आप पैनिक ना होए, ठीक है, आपको चीज़ें देखते ही समझ में आ जाएगी, अच्छा इस तरह की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये वर्ड्स भी याद रखना थोड़े बहुत, वरना क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में कोई वर्ड ऐसा आता है जिसका मीनिंग ही हमें नहीं पता, तो उसको फिर अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखें। तो हम क्या करते हैं, माउंटेन बिल्डिंग और प्लेट्यू बिल्डिंग में हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, माउंटेन से। तो हमारा पहला जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। माउंटेन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो माउंटेन जो होते हैं, पढ़ रखा है हमने, क्या होता है कि दो प्लेट जो होती है कन्वर्स करती है, कन्वर्स करने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, माउंटेन फॉर्म होते हैं, माउंटेन। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि माउंटेन जो होते हैं वो कितने तरह के बन सकते हैं। प्लेट जब एक दूसरे टकराती है तो कितने तरह के माउंटेन्स फॉर्म हो सकते हैं। माउंटेन हम जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे 4 तरह के माउंटेन पढ़ेंगे, जिसमें एक होंगे आपके फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। एक आपके सेकंड पे हम कौन से माउंटेन पढ़ते हैं, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। थर्ड पे आप क्या पढ़ते हैं, थर्ड पे आप पढ़ेंगे वॉल्केनिक माउंटेन। अब आप कहोगे वॉल्केनिक माउंटेन, ये तो आप पढ़ा चुके, ओजस डेल सैलाडो, याद आया, ओजस डेल सैलाडो पढ़ा चुका, हाईएस्ट वॉल्केनो जो था माउंटेन बना हुआ, है ना। आपने वहाँ पे कौन सा पढ़ा था, माउंट कोटोपैक्सी पढ़ा था आपने, माउंट फ्यूजी के बारे में देखा था। तो वॉल्केनिक माउंटेन अपन पढ़ चुके। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर स्टडीड बिफोर। इसको दोबारा यहाँ पे पढ़ने से मतलब नहीं है, पूरी 2 क्लास लगाने से यहाँ पे मतलब नहीं है, आप अच्छे से समझ चुके, आपको पता है सारी चीज़ें। तो आप एक तो कौन सा माउंटेन पढ़ेंगे, फोल्ड माउंटेन, एक कौन सा है फोल्ड ब्लॉक माउंटेन, एक वॉल्केनिक माउंटेन, और फोर्थ कौन सा पढ़ेंगे इसके अंदर, रेजिड्यूअल माउंटेन, ठीक है। तो ये 4 तरह के माउंटेन्स हम यहाँ पे देखेंगे आज, इनके बारे में स्टडी करेंगे कि 4 टाइप्स होते हैं माउंटेन के, जिसमें सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, फोल्ड माउंटेन से स्टार्ट करते हैं। तो अब फर्स्ट टॉपिक डालना कौन सा, फोल्ड माउंटेन। बात आ रही है कि फोल्ड माउंटेन सुने सुने से लग रहे हैं कि एक ओशियनिक प्लेट, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, या एक कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट, मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे, ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल, या फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। इन दोनों प्लेट की वजह से इनके कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, या तो ओशियनिक कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, जब प्लेट कन्वर्स करती है तो कन्वर्स करने की वजह से जब वो एक दूसरे टकराती है तो वहां पे जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके फोल्ड माउंटेन। पर इनमें कन्वर्जेंस की वजह से होता क्या है, कन्वर्जेंस की वजह से ये होता है, याद करो जियोसिंक लाइन के बारे में पढ़ाया था आपको, ठीक है। वो जियोसिंक लाइन किधर की तरफ जाता है, अपलिफ्ट होकर ऊपर की तरफ निकलता है, और ऊपर की तरफ निकलने की वजह से वहां पे क्या फॉर्म होते हैं, माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। तो आप क्या लिखते हो फोल्ड माउंटेन्स के अंदर, अपलिफ्टमेंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटा एट जियोसिंक लाइन ड्यू टू कंप्रेशन। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है, या कितनी कम वर्ड्स के अंदर बहुत बड़ी बात कह दी, ठीक है।
कि अगर वैसे कोई मतलब कोई नया आदमी पढ़ेगा इसको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा आएगा समझ में। कैसे? अपलिफ्टमेंट, ऊपर जाना। किसका? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कौन सी? वो रॉक्स, वो पार्टिकल जो किसकी वजह से इकट्ठे हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था जियोसिंक्लाइन में क्या था कि कोई भी अगर क्रस्ट होती है तो उस क्रस्ट पे से क्या आ रही होती है? रिवर आ रही होती है, रिवर आके नीचे गिरती है, और इधर की तरफ मान लो कोई ओशियन है। क्या? इधर की तरफ कोई ओशियन है। जब ये नीचे की तरफ गिरेगी तो यहाँ पे अपना क्या इकट्ठा करेगी? इस रीजन का क्या नाम दिया था हमने? जियोसिंक्लाइन। पर जियोसिंक्लाइन में यहाँ पे जो इकट्ठा होता है, ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं। ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं? धीरे धीरे टाइम के साथ में चिपकते चले जाते हैं, और चिपकने की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनकी भी एक रॉक बन जाती है। ये अच्छे खासे पत्थर की फॉर्म ले लेते हैं, जो रॉक होती है, मजबूत पत्थर बिल्कुल। लेकिन बात होती है कि इन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, फिर जो सेडिमेंट से बनी है। क्योंकि हम अभी क्या पढ़ेंगे, आगे चैप्टर पढ़ेंगे रॉक वाला, उसमें पढ़ेंगे कि रॉक्स भी अलग अलग तरह की होती है। लेकिन आपने समझ लिया यहाँ पे कि जो जैसे एक रॉक तो कौन सी थी कि लावा निकला और लावा जमा, उसकी वजह से जो रॉक बनी, जो पत्थर बना, जो चट्टान सी बनी, उसको हमने क्या नाम दिया? वो लावा वाली रॉक होती है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है? जो सेडिमेंट से बनती है, कि रिवर का सेडिमेंट आके गिरा, यहाँ पे गिरने की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक दूसरे में चिपक गए, टाइट हो गए, और यहाँ पे रॉक बन गई। तो ये जो रॉक होती है इसे हमने क्या नाम दिया? सेडिमेंट्री रॉक। स्ट्राटा। स्ट्राटा का मतलब क्या हो गया? याद करो, स्ट्रेटोकोन। स्ट्रेटोकोन मतलब पढ़ा था वॉल्केनिक कॉन में, स्ट्रेटोकोन, कि पहले लावा की लेयर, फिर ऐश की लेयर, लावा की लेयर, ऐश की लेयर। तो जो लेयर बनती है ना, लेयर्स, लेयर्स को स्ट्राटा कहते हैं अपन। ठीक है, लेयर्स को क्या कहते हैं? स्ट्राटा। तो यहाँ पे देखो लेयर्स बनती है कि पहले आके यहाँ पे इकट्ठा होएगा, फिर और आके और इकट्ठा होएगा, फिर और इकट्ठा होगा, फिर और होगा, तो लेयर्स बनती चली जाएंगी। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या होना, इसकी स्ट्राटा का क्या होना? इकट्ठा होना। कहाँ पे? जियोसिंक्लाइन पे। उस जगह को जियोसिंक्लाइन कहते हैं। ड्यू टू कंप्रेशन, कंप्रेशन की वजह से, कंप्रेशन की वजह से क्या होगा? जैसे ही कंप्रेस होगा तो ये सारा जो है ये उठ के किधर की तरफ आ जाएगा? ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ आते ही यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? माउंटेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे माउंटेन को अपन कौन से माउंटेन कहते हैं? फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। क्योंकि फोल्ड इसलिए क्योंकि पहले ये धीरे धीरे काम हो रहा है, तो धीरे धीरे होने की वजह से ये जो जियोसिंक्लाइन वाला सेडिमेंट्री रॉक है ऊपर आएंगी। ठीक है, कुछ ऊपर आ गई, कुछ नीचे रह गई, फिर वो बाद में आएंगी। तो बाद पहले मान लो पहले आ गई, फिर उसके बाद में बाद वाली आ रही है, फिर बाद वाली आ रही है, फिर जब ये वाली आ रही है ना, फिर बाद वाली आ रही है, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे देखो ऐसे फोल्ड माउंटेन देखने को मिलते हैं हमको, इस तरह के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन होता क्या है, उधर की तरफ से क्या लग रहा होता है इसके ऊपर? भाई ओशनिक जो प्लेट है या कॉन्टिनेंटल प्लेट है, उधर से क्या लगाती रहेगी? एक तरफ से प्रेशर लगाती रहेगी, या प्रेशर ना लिख के मैं इसको ज़्यादा सही वर्ड क्या रहेगा यहाँ पे? फोर्स। क्या लगाती रहेगी? वो इधर से फोर्स लगाती रहेगी। जैसे इधर से इस पर फोर्स लगता रहेगा, जियोसिंक्लाइन क्या होती रहेगी? फॉर्म होती चली जाएगी। लेकिन जैसे मान लो ये वाली जियोसिंक्लाइन है, इसके आगे वाला जो माउंटेन है वो थोड़ा वैसे झुकेगा, ये झुकेगा, ये झुकेगा। झुकेगा क्यों झुक रहा है ये? क्योंकि आगे क्या है, इधर की तरफ से जो फोर्स लग रहा है, जो इस वाली प्लेट का फोर्स लगेगा वो तो लेस है, लेस फोर्स। और इधर वाली प्लेट का जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? मैं इसके लिए क्या लिखूं? मोर फोर्स। इसको तो अपन चाहे से हटा देते हैं। तो क्या हो रहा है, एक तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है, एक तरफ से फोर्स बहुत कम लग रहा है। तो ज्यादा फोर्स इधर से लगेगा, वो क्या होंगे? इधर वाले जियोसिंक्लाइन ऐसे छड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरे वाले जियोसिंक्लाइन पे ऊपर आने की कोशिश करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जैसे माउंटेन है, फिर ये वाला है देखो, फिर ये है मान लीजिए। मैं इसके डायग्राम को और बताता हूँ। जैसे पहले माउंटेन सीधा था, अभी क्या होगा? थोड़ा इधर की तरफ जाएगा, फिर आगे वाले माउंटेन पे झुकने की कोशिश करेगा, फिर ये ऐसे होएगा, फिर ये ऐसे होएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, और फिर ये एक दूसरे के ऊपर गिर ही जाएंगे। आपको जैसे इसको एक अच्छे से डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है, देखो इससे समझ में आएगा आपको, विजिबल है? ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सिंपल फोल्ड माउंटेन बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर जब जाता है तो उसको एंटीक्लाइन कहते हैं, और नीचे से यूं निकलता है तो उसको सिंक्लाइन। इसको एंटीक्लाइन, इसको सिंक्लाइन, इसको एंटीक्लाइन, इसको सिंक्लाइन। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। किसके अंदर पढ़ा था?
वॉल्केनिक के इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के अंदर जब हमने किसके बारे में पढ़ा था, वहाँ पे लैकोलिथ के बारे में पढ़ा था और लोपोलिथ के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ देखा था हमने ये, है ना। तो इस एंटीक्लाइन देखो हो गया। अब एंटीक्लाइन होने की वजह से दोबारा ही आगे की तरफ गया, लेकिन आप देखते हैं इस पे जैसे इधर की तरफ से क्या लगता जा रहा है, फोर्स लगता जा रहा है। इधर की तरफ से क्या लिखूंगा मैं कि क्या है, मोर फोर्स। फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। उधर से फोर्स क्या लग रहा है, लेस फोर्स, फोर्स बहुत कम लग रहा है। अब ज्यादा फोर्स लगने की वजह से ये इसके ऊपर देखो गया, फिर इसके ऊपर गिर रहा है, फिर ऊपर की तरफ गिरा और गिरा, है ना। तो होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये चीजें देखने को मिलती है कि फोल्ड माउंटेन जो होते हैं वो एज इट इज नहीं रहते। जब तक उन पे फोर्स लगता रहेगा उनकी जो फॉर्म, जो लैंड फॉर्म, जो इनका माउंटेन्स की फॉर्म होती है, जो शेप होती है, वो चेंज होती चली जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टार्टिंग के अंदर जो हमको देखने को मिलते हैं सिंपल, तो हम क्या कहते हैं इसको, इस स्टार्टिंग वाले फेस को कहते हैं सिंपल फोल्ड माउंटेन्स। कि आप कह रहे हो सर ये तो फोल्ड माउंटेन में भी आप टाइप बता रहे हो, हाँ इसके भी टाइप होते हैं फोल्ड माउंटेन्स के। जो टाइप है उसमें पहला टाइप अपन ने क्या पढ़ा, सिंपल फोल्ड। जब सिंपल फोल्ड लगा, लेकिन मान लो हल्का सा वो आगे हमको झुका हुआ दिखा, थोड़ा सा भी झुकता हुआ दिखता है कि वो इधर की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है, अब जैसे ही वो हमें दिखता है तो हम क्या कहते हैं, फिर उसको सेकंड नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स फोल्ड। फिर क्या नाम देते हैं उसे हम, कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन जो होता है जब वो आगे की तरफ जाता है, अब वो क्या होता है, माउंटेन थोड़ा और हमें टेढ़ा दिखता है, जैसे इस वाली जगह पे यहाँ तो क्या हल्का सा झुका हुआ दिखता है, लेकिन और ज्यादा झुक गया, और ज्यादा झुकने की वजह से हम इसको तीसरा नाम देते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, ओवर टर्न्ड माउंटेन। क्या कहते हैं इसे, ओवर टर्न्ड। ओवर टर्न मतलब ये टर्न ले रहा है, ओवर, ओवर मतलब उसके ऊपर अच्छा खासा टर्न ले लिया इसने, और ओवर टर्न के बाद में जब और हमें झुका हुआ दिखता है तो उसे हम फोर्थ में क्या कहते हैं, फिर रिकम्बेंट माउंटेन्स। क्या कहते हैं उसे, रिकम्बेंट माउंटेन। समझ में आ रहा है, ये नाम है बस, जैसे जैसे उसका फोल्ड बढ़ता चला जा रहा है उसके नाम अलग अलग पड़ते जा रहे हैं, है ना। आपको जैसे ज्यादा इसमें ऐसा मत देखना कि कोई अलग से कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको याद रखना है रिकम्बेंट माउंटेन जो होते हैं वो ओल्ड माउंटेन्स की क्या है, सॉरी फोल्ड माउंटेन्स की क्या है, वो टाइप होते हैं। तो पहला सिंपल फोल्ड, फिर कॉम्प्लेक्स फोल्ड, और आ गया ओवरटर्न, और आ गया रिकम्बेंट। अब वो क्या होगा, रिकम्बेंट तो मतलब बिल्कुल ऐसी पोजीशन आ गई कि ये माउंटेन था और इसके ऊपर दूसरा माउंटेन बिल्कुल ऐसे आ चुका है, बस इनके बीच में हल्का सा गैप है, और जैसे ही इसके ऊपर गिर जाएगा, चिपक जाएगा दूसरे माउंटेन के, आप उसको फिफ्थ वाले में क्या कहते हो, फिर ओवर थ्रस्ट। क्या कहते हैं उसे, ओवर थ्रस्ट। और वो माउंटेन क्या हो गए, ओवर थ्रस्ट माउंटेन हो गए। और ओवर थ्रस्ट माउंटेन में क्या हो गए, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि माउंटेन यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आके बिल्कुल इस पे जैसे गिरा, गिरने की वजह से दोनों जो माउंटेन थे, जो ये इधर वाला माउंटेन है और जो इधर वाला माउंटेन है ना, इसको कुछ इस तरह समझो, ये माउंटेन थे, ये आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, और ये बिल्कुल इसके क्या हो गया, गिर गया। अब गिरने की वजह से देखो ये गिर गया, आपको स्टार्टिंग में जो इनके ऊपर वाले पॉइंट्स है, मेरी ऊपर वाली जो दोनों उंगलियां उनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है, वी शेप का दिख रहा है आपको, है ना। तो वो जो वी शेप का गैप है, उस वी शेप वाले गैप को अपन क्या कहते हैं, फिर नैपे स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं वहां पे उसे, नैपे स्ट्रक्चर। और नैपे स्ट्रक्चर जो होता है वहां पे क्या होती है, नैपे वैली फॉर्म हो जाती है। इस तरह की वैली बनती है, नैपे वैली। अब वही वैली तो है, ये वैली तो है कि माउंटेन जो थे, पहले माउंटेन इस तरह थे, लेकिन वो ऐसे जब एक दूसरे चिपक के गिर गए, तो आपको यहाँ पे माउंटेन तो दिखाई दे रहा है, एक इधर की तरफ देखो ये वाला उंगली वाला माउंटेन दिख रहा है, इधर ये इधर वाली उंगली का माउंटेन दिख रहा है, पर दोनों के बीच में मुझे गैप दिख रहा है, और ये जो गैप है बीच में नीचे की तरफ ऐसा गैप है। आपको जो अभी डायग्राम से दिखा रहा हूं मैं अपने उंगलियों पे, वो किस तरह का है, कुछ इस तरह का है, ये उंगली है और ये दूसरी उंगली है, पर इनके बीच में आपको क्या दिखाई दे रही है, अब ये दोनों उंगलियां मैंने इस तरह से लगा रखी थी, पर इनके बीच में क्या दिख रहा है, मुझे गैप दिख रहा है, और ये जो गैप है इससे हम क्या कहते हैं, नैपे वैली कहते हैं। और नैपे वैली बी लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो उसको वैली कह दिया हमने। और इस वैली में क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से रिवर जाना चालू कर देगी अब वैली में से, जब बारिश वगैरह होगी, माउंटेन के इस वाले पार्ट पे बारिश हो रही है, इधर वाले पार्ट पे बारिश हो रही है, बारिश का पानी बहता हुआ नीचे आएगा और वैली से चलना चालू कर देगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिर नैपे वैली कहते हैं।
तो ओवर थ्रस्ट की वजह से जब माउंटेन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आके गिर जाते हैं तो वहाँ पे नैपे स्ट्रक्चर बनते हैं, और नैपे स्ट्रक्चर से फिर वहाँ पे नैपे वैली बनती है, जिसके अंदर से रिवर चलना चालू हो जाएगी। रिवर जब चलेगी तो रिवर क्या करेगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस वैली को इरोड करती चली जाएगी। इरोड मतलब वेदरिंग करती चली जाएगी। वेदरिंग मतलब वहाँ के जो इसको जो यहाँ पे पहाड़ है आपका, इसको तोड़ती चली जाएगी, और तोड़ेगी और तोड़ेगी। रिवर का काम तो ये होता है, रिवर जब से चलती है, जैसे अपन क्या होता है मिट्टी में कभी भी पानी आप ढोलते हैं तो वहाँ पे फिर क्या होता है, वो मिट्टी हट जाती है और एक वैली सी फॉर्म, एक खाली जगह फॉर्म हो जाती है ना। कभी हुआ है ना ऐसा, देखा हो आपने कि पानी जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जैसे हम पानी डोलते हैं मिट्टी पे तो जगह बन जाती है उस पानी की। तो पानी का काम है ये जगह बनाना। तो ऐसे ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इसको खत्म करती चली जाएगी, खत्म करती चली जाएगी, और उससे क्या लैंड फॉर्म होंगे हम भी देख लेंगे। लेकिन हमें समझ में आ गया कि हाँ यहाँ तक हमारा काम हो गया, नैपे वैली तक। तो हमने जो माउंटेन पढ़े, ये कौन से माउंटेन है, सिंपल फोल्ड माउंटेन के टाइप्स हैं ये। और हमने कितने टाइप देखे यहाँ पे, 5 टाइप्स देखे। और उसमें लास्ट स्ट्रक्चर जो देखा वो क्या देखा, नैपे वैली का। यहाँ पे देखो इसमें लास्ट डायग्राम में दिखा भी रहा है आपको, आर्टिफिशियल वो एंटीक्लाइन वैली बन गई, और एंटीक्लाइन वैली में क्या जा रहा है, यहाँ पे बहता हुआ पानी नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको आप नैपे वैली भी कह सकते हो। इधर से ज्यादा फोर्स था, उधर से लेस फोर्स था, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। और हमें भी समझ में आ रहा है एंटीक्लाइन सिंक्लाइन तो आपको यंगर टाइम में देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग टाइम में। जैसे जैसे टाइम पुराना होता चला जाएगा वो आगे एक दूसरे पे गिरते चले जाएंगे, तो टाइम पुराना हो जाएगा, ओल्डर हो जाएंगे। तो सिंपल फोल्ड वाले थोड़े से यंग होते हैं, जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर आगे बनता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ये सारे क्या होते चले जाते हैं, ओल्डर होते चले जाते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है सर, सिंपल ये फोल्ड माउंटेन्स हमें समझ में आ गए कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे हो सकते हैं। कोई स्ट्रक्चर दिखा दो रियल लाइफ के अंदर तो मज़ा आ जाए कि हाँ रियल लाइफ में चीज़ें क्या है, इस तरह की दिखती हैं। तो देखो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ये देखिए दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है घुमाव सा, ठीक है। होता क्या है, जिधर की तरफ से फोर्स ज्यादा होता है, जैसे मैंने आपको अभी इसमें बताया, मैंने अभी इस वाले एग्जांपल से बताया अपने हाथ वाले से कि पहले दूर दूर थे, लेकिन ये वाला इधर वाले का फोर्स ज्यादा है, तो ये आके इस पे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और देखो इस तरह का बना। मैं पूछूं किस हाथ की उंगली ऊपर की तरफ है, इस वाले की। तो मतलब अगर जिधर से ज्यादा प्रेशर होता है ना, वो वाला प्रेशर का जो साइड होता है वो माउंटेन ऊपर की तरफ शो होता है हमें, और अपोजिट वाला जो होता है वो नीचे की तरफ दब जाता है। जिसकी वजह से कभी भी अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर देखें और आपको समझ में नहीं आया कि भाई फोर्स ज्यादा किधर से लगा, तो आप देखो माउंटेन पीक ऊपर किधर से, ज्यादा ऊंची किधर से हमें दिख रहा है, इधर से पीक जो है नीचे की तरफ है, तो आप कहोगे इधर से क्या लग रहा है, इस पे लेस फोर्स। ज्यादा फोर्स कौन लगा रही है, इधर वाली, तो आप इस पे क्या लिख दोगे, मोर फोर्स। इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है, इस वजह से पीक ऊपर की तरफ है। तो कभी ऐसे रियल लाइफ में दिख जाए तो आप समझ जाएंगे अब कि किधर की तरफ से फोर्स ज्यादा लग रहा है और किधर की तरफ से कम लग रहा है। ठीक है, हमको ये भी समझ में आ गया। अब ये बताइए फोल्ड माउंटेन जो है ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन से मतलब वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें देखो फोल्ड माउंटेन जो है, जैसे हमारे हिमालय वाला हो गया, एल्प्स हो गए, ठीक है, कि हिमालय हो गए, एल्प्स हो गए, इनके अंदर आपको ऑल टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। सारे तरह के फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, वो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ओवरटर्न हो गया, ओवर थ्रस्ट हो गया, रिकम्बेंट वाला हो गया, नेपा वैली स्ट्रक्चर, वो सारे आपको हिमालय और एल्प्स में देखने को मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा आपको ही कहाँ देखने को मिलते हैं, एंडीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, रॉकीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये अरावली में हमारे इंडिया में, और अरावली के अलावा आपको ये एप्लेशियन में देखने को मिल जाएंगे। एप्लेशियन पढ़ाया था मैंने, यूएसए के अंदर बताया था, है ना। और रॉकीज कहाँ बताए थे आपको, रॉकीज बताए थे मैंने अमेरिका में, याद हो तो आपको। नॉर्थ पैसिफिक प्लेट जो थी वो अमेरिकन प्लेट से पैसिफिक प्लेट जो थी वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही थी, और वहाँ पे रॉकीज फॉर्म हो रहे थे। और एंडीज कहाँ पे फॉर्म हो रहे थे, एंडीज नीचे की तरफ साउथ अमेरिका में फॉर्म हो रहे थे, जहाँ पे हमको जो नास का प्लेट थी वो आपके साउथ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही थी। पढ़ी ये चीज़ें सारी हमने, ठीक है, याद रखो बस थोड़ा सा। और एप्लेशियन के अलावा एक हम नए माउंटेन देखते हैं, यूराल माउंटेन, ठीक है, ये नया माउंटेन सुनने को मिला, यूराल कहाँ पर है, यूरोप और एशिया। हमने देखा था यूरोप और एशिया की पूरी की एक प्लेट है जिसको यूरेशियन प्लेट कहा। यूरोप और एशिया की पूरी एक प्लेट होती है जिसको हमने यूरेशियन प्लेट कहा।
लेकिन जब हम उसको एक्चुअल में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जब कॉन्टिनेंट्स काउंट करते हैं तो हम उसको अलग अलग काउंट करते हैं। अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर में, तो जैसे मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो इधर क्या है, ये यूरोप है, और मान लो ये इधर की तरफ क्या है, एशिया है। ठीक है, दोनों एक ही प्लेट पे, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेशियन प्लेट। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कॉन्टिनेंट पे काउंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बीच में से एक माउंटेन जा रहे हैं जो दोनों को डिवाइड करते हैं, यूरोप को और एशिया को, और इन माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, यूराल माउंटेन्स। क्या कहते हैं इन्हें? यूराल माउंटेन्स। और ये कहाँ देखने को मिलेंगे? इधर की तरफ तो ये रशिया में देखने को मिलते हैं। ये रशिया जो है, रशिया अच्छा खासा है, बड़ी साइज का है। आप मैप में जरूर देखना, ऐसा मैप नहीं है हालांकि, ये तो बस समझाने के लिए कि इधर की तरफ जो रशिया है, रशिया और यूरोप को क्या करते हैं, वो अलग अलग करते हैं। तो आप इसको मैप में देखना, यूराल माउंटेन जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, रशिया और यूरोप की बॉर्डर पे। तो इस तरह के माउंटेन्स हैं, बस इनमें याद रखो अरावली, एप्लेशियन और यूराल, ये जो है ये आपके ओल्ड माउंटेन्स है, या मैं कहता हूँ इनको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि बहुत पुराने हैं ये माउंटेन, जो बहुत पहले बने थे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। लेकिन ऊपर वाले जो ये हैं, हिमालय, एल्प्स, एंडीज और रॉकीज, इनकी अगर चारों की बात करूं तो आप इन चारों के लिए क्या कह सकते हो, ये चारों कैसे माउंटेन है आपके, यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो हमने फोल्ड माउंटेन्स को दो पार्ट में, हम चाहे तो फोल्ड माउंटेन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि सर अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ एज की बात कर रहे हो कि कौन कब फॉर्म हुआ, तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। बता दिया एग्जाम्पल। लेकिन सर अगर आप बात करते हो उनके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसे कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर हम उसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल फोल्ड, कॉम्प्लेक्स फोल्ड, ओवरटर्न, रिकम्बेंट, ओवरथ्रस्ट। ठीक है, और ओवरथ्रस्ट में फिर हमें नेपियर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो ये जो चीजें थी हमने किससे रिलेटेड पढ़ ली सारी, ओल्ड, ये हमने किससे रिलेटेड पढ़ी, फोल्ड माउंटेन से। ठीक है, तो माउंटेन का जो पहला टाइप था वो हमारा कंप्लीट होता है, फोल्ड माउंटेन्स। पता है किसी को दिक्कत परेशानी? ठीक है, अभी तो बता नहीं सकते आप क्योंकि तो लाइव क्लास, वैसे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है आपको, है ना, तो आप क्या करें, कमेंट करें, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं चीज़ें। अभी हालांकि इतना फ्रॉड हुआ नहीं चीज़ें कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हो और मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, अभी इजीली मैं ध्यान दे पा रहा हूँ। तो आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो कमेंट करें, या फिर मैंने जो है अपने थंबनेल के ऊपर अपना चैनल डाल रखा है टेलीग्राम वाला। ठीक है, तो उस टेलीग्राम वाले चैनल पे आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पे चीज़ें। तो कैसे भी आप मुझसे पूछिए अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी इजीली आपको बता सकता हूँ आराम से। तो अगला जो स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड वाला, सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं, माउंटेन का दूसरा टाइप देखते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स थे, फोल्ड माउंटेन्स हमारे हो गए। फोल्ड माउंटेन्स के अलावा जो सेकंड पार्ट था वो क्या था हमारा, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। अब आ गए सर ये कौन से माउंटेन हो गए, फॉल्ट ब्लॉक। आप तो बता रहे थे या तो प्लेट कन्वर्ज होती है तो उसकी वजह से माउंटेन फॉर्म हो रहे थे, ये कौन से वाले, है ना। ये देखो क्या होता है, एग्जाम्पल से समझो इसको सीधा। मान लो एक प्लेट है ए, एक प्लेट है बी, और एक प्लेट है आपकी सी। इधर भी सेम कहता हूं, मैं कहता हूं दो केस हो सकते हैं, केस 1 और केस 2। कहीं की केस है ये, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स के फॉर्म होने के, कि दो तरह से फॉर्म हो सकते हैं। अगर मान लीजिए नीचे वाला मैग्मा जो है ए प्लेट को इधर की तरफ लेके आ रहा है, सी प्लेट को इधर ला रहा है। ठीक है, कौन, मैग्मा, मैग्मा ए प्लेट को इधर ला रहा है, सी प्लेट को इधर ला रहा है, तो बी प्लेट किधर की तरफ मूव हो जाएगी, ऊपर की तरफ। और कैसा दिखेगा आपको, कुछ इस तरह का। यस, इसको रुको एक मिनट सही करने दो। इस तरह का हो जाएगा कि बी प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगी और ए सी और एक दूसरे के पास आ जाएंगे, है ना। या सेकंड केस क्या हो सकता है कि ए दूर जा रहा है, सी भी दूर जा रहा है, मैग्मा का मूवमेंट क्या कर रहा है, इन दोनों को दूर भेज रहा है। अब मैग्मा के मूवमेंट के दूर होने की वजह से ए प्लेट तो अपनी जगह पे इधर आ गई, लेकिन बी प्लेट किधर की तरफ चली गई, नीचे की तरफ, और सी प्लेट यहाँ पे रह गई। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। तो केस 1 में क्या होता है, इस तरह का हमको कुछ देखने को मिलता है,
और केस सेकंड में इस तरह का देखने को मिलता है। 1 वाले में क्या हुआ, मैग्मा पास आता है, तो एक जो प्लेट होती है, प्लेट मतलब ये वैसे वाली प्लेट नहीं है, मैं कह सकता हूं यहाँ पे इनको ब्लॉक कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं इसको वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ ब्लॉक, कि अर्थ के जो ब्लॉक है, जो प्लेट टाइप के ब्लॉक है ना, आप प्लेट, इसमें प्लेट भी आ सकती है, मैंने आपको बताया था, लेकिन प्लेट जो है आप बड़े बड़ी प्लेट्स देखते हो, सिर्फ ये प्लेट्स नहीं होती, इनके अलावा छोटी प्लेट्स भी होती है ना। तो मान लीजिए उनका मूवमेंट हो रहा है, उनके मूवमेंट में क्या हो रहा है, कोई जो पार्ट है, कोई ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ खिसक गया और कोई ब्लॉक जो है नीचे की तरफ चला गया। अब ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ आ गया, ब्लॉक अगर किधर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इसमें क्या होगा, कैसा भी स्ट्रक्चर बने आपको दिखेगा मान लीजिए आपको इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, कि ब्लॉक एक नीचे आ गया, इधर ऊपर रह गया, ये ऊपर रह गया, इस तरह का काम हुआ। इस तरह का अगर काम हो रहा है तो यहाँ पे देखो अपन बढ़ रहे हैं फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन, जो फॉल्ट की वजह से बने, फॉल्ट मतलब ब्लॉक के मूवमेंट की वजह से। यहाँ पे बी जो है ये माउंटेन बन गया, और यहाँ पे कौन माउंटेन बनेंगे, यहाँ पे ए और सी क्या बन जाएंगे, माउंटेन बन जाएंगे। सर अगर ए और सी माउंटेन बन जाए तो इसके बीच में जगह खाली रह गई, हाँ तो जगह खाली रह गई, और माउंटेन के जो बीच की नीचे वाली जगह होती है उसे अपन क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वैली। तो ये देखो, ये तो माउंटेन फॉर्म हो गए, और नीचे वाली क्या फॉर्म हो गई, वैली। वैली जो होती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ज्योग्राफी की जो लैंग्वेज है, ज्योग्राफी की जो टर्म है, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन के अंदर जो पार्ट ऊपर की तरफ जाता है उसे कहते हैं हॉर्स्ट, HORST, हॉर्स्ट कहते हैं, है ना। और जो नीचे की तरफ आता है उसे कहते हैं गैरबेन, GARBEN। जो पार्ट नीचे की तरफ मिलेगा ब्लॉक माउंटेन में उसको गैरबेन कहेंगे, और जो ऊपर की तरफ मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, हॉर्स्ट कहेंगे। तो इस तरह का फॉर्म हुआ। अब इस तरह का मान लीजिए फॉर्म होता है, तो ये जो फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन है, मान लीजिए अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया कुछ इस तरह का बनाया, कि आपको इधर माउंटेन्स मिलते हैं, बीच में खाली जगह मिल रही है। सर एग्जांपल तो दो इसका, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, राइन वैली। राइन वैली, यहाँ पे राइन वैली देखने को मिलेगी। सर ये राइन वैली कहाँ पे है, ये आपको मिलेगी इधर की तरफ, आपको मिलेंगे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, दिख रहा है माउंटेन ऊपर बना हुआ, ऐसा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, कहां पर है, जर्मनी के अंदर। और उसकी तरफ जो इधर की तरफ जो माउंटेन है उसका नाम है वोसेजेस। क्या नाम है उसका, वोसेजेस। और वो कहां देखने को मिलते हैं आपको, फ्रांस में। तो एक तरफ फ्रांस में वोसेजेस माउंटेन है, एक तरफ ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, कहां पे, जर्मनी के अंदर। या माउंटेन लिख देना, वोसेजेस माउंटेन, और बीच में एक वैली बन गई जिसे हमने क्या नाम दिया, राइन वैली। और राइन वैली के अंदर अब वैली है, वैली का मतलब क्या होगा कि माउंटेन पे अगर बारिश होगी तो बारिश का पानी बहता हुआ इधर की तरफ आएगा, और किस में बहता हुआ फ्लो करेगा, वो वैली के अंदर। तो वैली में आपको रिवर देखने को मिलेगी, रिवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे क्या करती जाएगी, वेदरिंग कर देगी, इरोजन कर देगी, और लैंडफॉर्म को चेंज कर देगी। तो यही ज्योग्राफी बस कनेक्टेड रहती है, चीजें जो है वही घूमती रहती है, प्रोसेस जो है चलते रहते हैं, एक साइकिल बन जाती है ना। तो ये साइकिल हमें समझ में आ जाएगी जब हम पूरा फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ लेंगे, फिर आप क्या करोगे, कनेक्ट कर पाओगे कि देखो ये इस तरह से साइकिल बनती है, चीजें बता पाओगे आप। तो हमें समझ में आ गया, हमने टर्म्स पढ़ ली कि जब इस तरह के ब्लॉक माउंटेन बनते हैं तो जो नीचे खाली जगह वैली सी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, गैरबेन कहते हैं, जो ऊपर रहता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं। और वहां पे हमें क्या, ये जो है ये कहाँ पे देखने को मिला हमको, एक तो राइन वैली हमने इसका एग्जाम्पल देखा, है ना, एक तो आप राइन वैली इसका एग्जाम्पल ले लो, और एक इसका अफ्रीकन वैली एग्जाम्पल, ये तो हो गया 1। एक एग्जाम्पल 2 आपने वो पढ़ रखा है इसलिए दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। याद है अफ्रीका में बताया था आपको, अफ्रीका का नीचे वाला पार्ट बताया था मैंने कि अफ्रीका कुछ इस तरह, जैसे अफ्रीका है तो उसका जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होता चला जा रहा है, ये यहाँ पे एक वैली फॉर्म होती चली जा रही है, ये इधर की तरफ जा रहा है, वो उधर की तरफ, यहाँ पे वैली। तो जब ये दूर हो रहे हैं, जब ब्लॉक दूर हो रहे हैं, देखो दूर जा रहे हैं, तो वहां पे वैली फॉर्म हो रही है, उसको हमने क्या नाम दिया, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है स्टार्टिंग में क्या होती है, ये वैली जो होती है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, वैली जो होती है कुछ कुछ जगहों पे बनती है, एक साथ नहीं होता कि पूरी प्लेट अलग हो गई। पहले मान लो थोड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ अलग हुआ, फिर अलग हुआ, फिर अलग हुआ। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो जो पार्ट अलग होते हैं वहां पे
वो खाली जगह बन जाती है, बारिश होती है, आसपास के पहाड़ों में बहता हुआ पानी वहाँ पे आता है और वहाँ पे आके क्या बन जाती है, लेक बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे वैली बनती है, वैली की पहले क्या बनती है वहाँ पे, लेक। लेक बड़ी होके लेक से क्या फ्लो होने लग जाती है, फिर रिवर। रिवर जब और बड़ी होंगी तो और बड़ी होने के बाद में वो जब मतलब दूर होती जा रही है प्लेट्स, पहले थोड़ा सा दूर हुई तो वैली बनी, पानी भरा तो वहाँ पे लेक बनी, और दूर हो गई। अब जैसे मान लो ये लेक बनी, ये लेक बनी, ये लेक बनी, ये लेक बनी, या बीच में ज़मीन थी, ज़मीन थी, ज़मीन थी, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, अब ये प्लेट्स और दूर हुई तो अभी ज़मीन हट गई, यहाँ से हटने की वजह से लेक से एक दूसरे जुड़ गई सारी, जुड़ने की वजह से क्या बन गई, रिवर बन गई। अब क्या होगा, ये रिवर बनी हुई है, ये अफ्रीका में, ये दोनों जो प्लेट हैं जो इधर जा रही है और ये मान लो इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, अब इसमें रिवर आ गई। जब ये प्लेट थोड़ी एक दूसरे से दूर हो जाएंगी तो यहाँ पे फिर हमको पूरा इनके बीच में गैप देखने को मिल जाएगा, उस गैप को हम क्या नाम दे देंगे, सी। और दूर हो गया, और दूर चला गया, तो सी से दूर जाती है तो फिर हम क्या कहते हैं, ओशियन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उससे, ओशियन। सी और ओशियन में डिफरेंस भी देखा था हमने। सी जब होता है जब अगर आपके देश की कोई भी बाउंड्री अगर ओशियन से कनेक्टेड है तो आप उस ओशियन वाले पार्ट को सी कहते हो, ठीक है, समुद्र जो सी होता है तब कहते हो। ओशियन तो क्या होता है, ओशियन तो बड़ा एक पूरा पार्ट है जिसमें पानी भरा हुआ है। जैसे नीचे हमारे इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी हमने उसको सी क्यों कहा, क्योंकि इंडिया का जो लैंड है, इंडिया की लैंड है, वो सी से कनेक्टेड है। जैसे देखो इसको ऐसा एग्जांपल से समझो, है ये पूरा इंडियन ओशियन, कैसा ओशियन है ये, इंडियन ओशियन है, लेकिन हमने इसको अरेबियन सी क्यों कहा, क्योंकि मैंने बताया कंट्री से जब ओशियन कनेक्ट होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको सी नाम देते हैं, तो हमने इसको अरेबियन सी कहा। पाकिस्तान ने भी इसको अरेबियन सी कह दिया, लेकिन देखा जाए तो सी किसका पार्ट है, इंडियन ओशियन का। हमने जो उधर वाला था उसको बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, बे ऑफ बंगाल का। बे क्यों कहते हैं मैंने बे भी बताया था, ठीक है, एक लेक्चर में आपको बता रखी चीज़ें, बाकी मैं चेक करूंगा कि बताई थी या नहीं बताई थी, मेरे अकॉर्डिंग मैंने बता दी सारी चीज़ें कि सी क्या होता है, ओशन क्या होता है, बे क्या होती है, इस्तेमस क्या होती है, और क्या कहते हैं स्ट्रेट क्या होती है। लेकिन मैं चेक कर लूँगा, अगर मुझे लगा कि नहीं बताई ये चीज़ें तो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, चेक करता हूँ ये सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं इनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता, ये बस आप जब पढ़ाते हो तो उस पढ़ाई के साथ साथ में पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में कुछ बता दिया, उस तरह से कवर होती है। तो मैं इसको चेक करूँगा कि क्या मैंने बता दिया किसी लेक्चर के अंदर, है ना। अभी तो हमारा काम क्या चल रहा था, तो वैली से लेक बनी, लेक से रिवर बनी, रिवर से सी बना, और सी से क्या बन गया, फिर वहाँ पे ओशन, ओशन बनने की वजह से दोनों चीज़ें क्या हो गई, पार्ट अलग हो गए। इस तरह से क्या होते हैं, फोल्ड ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं। फोल्ड ब्लॉक के बाद में अगली कहानी जो है वो किसके बारे में थी, वॉल्केनो के बारे में, पर मैंने बताया वॉल्केनो के बारे में तो पढ़ाऊंगा नहीं, वॉल्केनो के बारे में तो अपन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पढ़ चुके सारी चीज़ें, तो अपन फिर किसके बारे में पढ़े डायरेक्ट। सर आप फिर लास्ट हमको इसके बारे में बता दो, रेजिडुअल माउंटेन्स के बारे में। अब रेजिडुअल माउंटेन्स ऐसे माउंटेन्स जिनका क्या हो गया, डेनुडेशन हुआ है। डेनुडेशन मतलब वेदरिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ ओरिजिनल लैंडफॉर्म, जिसकी वजह से जो आपका ओरिजिनल लैंडफॉर्म है ना वो चेंज हो गया। वेदरिंग इतनी हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की जो एक्चुअल लैंडफॉर्म था वो चेंज हो गया। अब वो क्या बन गया, आपका रेजिडुअल माउंटेन बन गया। पहले बहुत बड़ा माउंटेन हुआ करता था, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट करा था, लेक्चर स्टार्ट करा था, उसमें बताया था ऐसे बड़ा माउंटेन था, लेकिन उसकी वेदरिंग होती गई और अब वो ऐसे शेप का दिख रहा है हमें, तो चेंज हो गया लैंडफॉर्म, पूरा ही बदल गया। तो उसको हम क्या कहते हैं फिर, ऐसे माउंटेन जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेन्यूड हुए उनको हम क्या कहते हैं फिर, रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। रेजिडुअल मतलब जो बच गया, मतलब हम कहते हैं कि इतना खत्म हो गया कि बस ये तो बचा हुआ पार्ट दिख रहा है हमको इसको, जैसे। और ये जो रेजिडुअल माउंटेन है कहीं में देखने को मिलेंगे, रेजिडुअल मतलब जो पहले बहुत पहले बन चुके होंगे। अब बहुत पहले कौन बन चुके थे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जो है उनमें ज़्यादातर जो है हमको रेजिडुअल माउंटेन देखने को मिल जाएंगे। जैसे अरावली में आइए आप, तो अरावली के अंदर आप जब आते हैं तो अरावली के जो माउंटेन्स हैं वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है रेजिडुअल माउंटेन्स का।
अरावली के माउंटेन्स। तो अरावली के माउंटेन जो है इसका रेजिडुअल माउंटेन्स का एक एग्जांपल है। इसके अलावा आप जैसे इसका डायग्राम देखना चाहें रेजिडुअल माउंटेन का, तो आप ये देखिए, विजिबल है ये। तो देखो बस इतना सा पार्ट रह गया। हुआ होगा कभी ये, कभी बहुत बड़ा माउंटेन रहा होगा ये ऐसे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेन्यूड होता गया होता गया होता गया, अब इतना सा पार्ट बच रहा है। ठीक है, ये भी आने वाले टाइम में हो जाएगा। जैसे आज आपको हिमालय यंगफोल्ड माउंटेन इतने बड़े दिखते हैं, ओवर द जब आप उसको लाखों साल बाद देखेंगे, हालांकि हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन लाखों साल बाद वो भी इस तरह के फिर रेजिडुअल वाले में काउंट होना चालू हो जाएंगे। क्योंकि इरोजन से कोई नहीं बच सकता, वेदरिंग से कोई नहीं बच सकता, ये ऐसे प्रोसेस है जो होंगे तो होंगे, फिर इनको कोई नहीं रोक सकता। तो हमने क्या करा है, हमने 4 तरह के माउंटेन देख लिए रेजिडुअल। हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करा, फोल्ड माउंटेन से। हमने उसके बाद फिर कौन से देखे, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। उसके बाद हमने देखा वॉल्केनो माउंटेन। वॉल्केनो माउंटेन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम पढ़ चुके उनके बारे में, एग्जाम्पल सब कुछ देख चुके। वॉल्केनो माउंटेन को तो बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने, ठीक है। और उसके बाद में चौथा जो है हमारा कौन सा था, रेजिडुअल माउंटेन्स। तो ये माउंटेन्स का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं अभी, प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें फॉर्म हुई है, कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। एक्चुअली माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से माउंटेन है, कौन कौन सी कंट्री में है, किस किस को टच कर रहे हैं, वो उनकी सारी डिटेल जो है वो मैपिंग में देखी जाती है। तो हम उसको मैपिंग में अच्छे से देखेंगे जब हम मैपिंग स्टार्ट करेंगे। अभी फिजिकल ज्योग्राफी है, बस आप प्रोसेस को समझो। तो प्रोसेस समझ रहे हो सर, तो एक प्रोसेस इसका भी बता दो हमको, किसका, प्लेट्यू का। ठीक है, प्लेट्यू का प्रोसेस देखो कि प्लेट्यू कैसे फॉर्म हुए। हालांकि आपको पता है प्लेट्यू जो है, अगर हम प्लेट्यू को भी चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ओल्ड प्लेट्यू और एक, या न्यू की जगह वैसे यंग जो वर्ड है वो ज़्यादा अच्छा है। एक तो ओल्ड हो गए और एक कौन से हो गए, यंग प्लेट्यू। ओल्ड वाला तो अपना डेक्कन है ही इंडिया के अंदर, क्योंकि हमने देखा था डेक्कन वाला कैसे था, वो बनता हुआ, वो इंडिया चलता हुआ आ रहा था, तो उस समय फॉर्म हो गया था रास्ते के अंदर। जब उसको रास्ते में कौन से आइलैंड देखने को मिले थे, फ्रेंच रियूनियन आइलैंड देखने को मिला। तो फ्रेंच रियूनियन आइलैंड के जैसे उस जगह से निकला तो हॉटस्पॉट की वजह से वहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू बने थे, पढ़ी हमने कहानी सारी। तो डेक्कन प्लेट्यू तो उस समय फॉर्म हो गए थे जब वो प्लेट आके यूरेशियन प्लेट से टकराई भी नहीं थी, मतलब इंडियन प्लेट आके यूरेशियन प्लेट से टकराई नहीं, तो उससे पहले डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म हो गए थे। और वो जब टकराई प्लेट, उसके बाद हिमालय फॉर्म हुए। तो देखो हिमालय तो यंग है क्योंकि वो बाद में फॉर्म हुए, डेक्कन प्लेट्यू तो कितने टाइम पहले ही फॉर्म हो गया था, जब वो प्लेट वहाँ से चलना चालू हुई थी तभी फॉर्म हो गया था। तो इसलिए डेक्कन प्लेट्यू जो है ये पुराना है हिमालय कंपैरिजन में। बाकी अगर यंग की बात करते हो, देखने को मिलता है कौन सा, कोलोराडो प्लेट्यू। तो कोलोराडो प्लेट्यू जो है, ठीक है, यूएसए के अंदर हमने देखा था कोलोराडो रिवर है, कोलोराडो जगह है, कोलोराडो प्लेट्यू है, वहाँ पे सैन जुआन माउंटेन्स हैं। उन माउंटेन्स को वॉल्केनिक माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ी थी हमने, है ना। हालांकि हमने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे सैन जुआन माउंटेन का जिक्र करा था अभी लास्ट जो क्लास देखी थी वॉल्केनो वाली, उसमें कि सैन जुआन जो माउंटेन है वो रॉकीज के ऊपर फॉर्म हो रखे हैं कोलोराडो वाले एरिया के अंदर, और ये जो है वॉल्केनिक माउंटेन्स है। तो वहाँ पे इसका जिक्र हुआ था कोलोराडो का, फिर दोबारा हो गया, तो याद रखेंगे कोलोराडो का है, यूएसए में देखने को मिलता है रॉकीज के लाइन में। तो वहाँ पे आपको प्लेट्यू देखने को मिलता है, वो यंग प्लेट्यू है कोलोराडो प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू आपका ओल्ड प्लेट्यू है। तो ये तो आपने डिवाइड कर दिया, अगर किसके बेसिस पे डिवाइड करा जाए, एज के बेसिस पे, कौन कितना नया है कौन कितना पुराना है। लेकिन अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में दिखने में कैसे हैं ये, उसके हिसाब से बताओ। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इसको कितने पार्ट में डिवाइड करो, देखो फर्स्ट जो है वो आप पढ़ते हैं, आप इसको 5 पार्ट में डिवाइड करो। पहला आप इसमें पढ़ेंगे इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू का मतलब वो अपन देखेंगे माउंटेन के बीच में जो होता है उसको इंटर माउंटेन कहते हैं। फिर इसमें एक आता है पिडमोंट प्लेट्यू, ठीक है। पिडमोंट मतलब माउंट के पाँव में, है ना, मतलब माउंट एट द फुट ऑफ द माउंटेन। फिर उसके बाद में हम थर्ड जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू। वॉल्केनिक प्लेट्यू सर आपने पढ़ा चुके कि वॉल्केनो से बनने वाले, वॉल्केनो से जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना था, वॉल्केनिक प्लेट्यू हो गया था। इसके बाद में जो फोर्थ हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन एक डायसेक्टेड
डाइसेक्टेड प्लेट्यू। डाइसेक्टेड प्लेट्यू जो क्या होता है कि प्लेट्यू जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, वो डाइसेक्ट हो जाता है रिवर से। रिवर जो होती है वो क्या करती है, बनाती है, रिवर के बनने की वजह से जो प्लेट्यू बनता है उसको डाइसेक्टेड प्लेट्यू कहते हैं। पढ़ेंगे इसको, देखते हैं अभी वैसे लास्ट, और एक लास्ट देखते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये तो हमने क्या करा अभी वैसे लिख लिया एक बार, अब इनको डिटेल में देखते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, जो कॉन्टिनेंट मतलब जिसके चारों तरफ या तो समुद्र हो या चारों तरफ क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं, उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कहते हैं। पढ़ते हैं इन्हें डिटेल में, पढ़ते हैं, देखते हैं। स्टार्ट कहीं से करते हैं, सबसे पहले आप कहोगे इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू का मतलब हो गया इंटर माउंटेन, माउंटेन के बीच में, कि इधर ये माउंटेन है, फिर ये प्लेट्यू आ गया, और इधर भी ये माउंटेन है। तो ये जो बीच में प्लेट्यू है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ऐसे प्लेट्यू को अपन क्या कहते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। इसको मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, बिटवीन द माउंटेन्स, माउंटेन्स के बीच में। अब बिटवीन द माउंटेन्स है तो सर इसका एग्जाम्पल दो कोई अच्छा सा, एग्जाम्पल लो इसका, तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू। अब तिब्बतन प्लेट्यू बना कहाँ पे, तिब्बतन प्लेट्यू मान लो ये तिब्बत है, ये मान लो तिब्बतन प्लेट्यू है, तो इसमें क्या है, इधर की तरफ से एक रेंज जा रही है कुनलुन माउंटेन्स की। किसकी जा रही है, कुनलुन माउंटेन्स, ठीक है, चाइना में है कुनलुन माउंटेन्स। और इधर से जा रही है हिमालय की, जो नेपाल वाले हिमालय है वो वाले। इधर से आ रही काराकोरम, काराकोरम माउंटेन, जो पाकिस्तान और थोड़ा अफगानिस्तान से इधर की तरफ आ रही है ना। ऐसे बना देता हूं मैं, ये तो हो गई काराकोरम, ये हो गए कुनलन माउंटेन्स, इधर ये हो गया हिमालय, और इधर की तरफ आपको क्या देखने को मिलते हैं, एल्प्स ऑफ, एल्प्स ऑफ सिचुआन। एल्प्स ऑफ सिचुआन, सिचुआन क्या है, जगह है चाइना के अंदर, वहां पे भी माउंटेन्स हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारे एल्प्स से ही है। एल्प्स मतलब जो एल्प्स अपन ने देखा था अभी ऊपर एक जगह पड़ा था, एल्प्स माउंटेन जो है आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं, हालांकि मैंने वहां बताया नहीं, लेकिन देखो एल्प्स माउंटेन कहाँ देखने को मिलते हैं, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की कभी आपने फोटो देखी है, सबने देखी है, और उसमें जो अच्छे सुंदर सुंदर माउंटेन्स दिखते हैं वो एल्प्स हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड के आसपास के जो और कंट्रीज है उसमें भी फैले हुए हैं, है ना। तो एल्प्स क्या है, बहुत सुंदर है इनो, और उसके ऊपर हमेशा क्या देखने को मिलेगी आपको, बर्फ देखने को मिलती है। तो चाइना की जो सिचुआन जगह है, इन्होंने क्या करा इसको, इन्होंने कहा कि हमारे माउंटेन भी किसकी तरह, एल्प्स की तरह, क्योंकि इन पे भी हमेशा बर्फ जमी रहती है, और बर्फ जमने की वजह से इन्होंने क्या कहा कि हमारे जो माउंटेन्स है वो भी एल्प्स जैसे हैं, और इसको कह दिया एल्प्स ऑफ सिचुआन। तो सिचुआन की जो एल्प्स हैं चाइना के अंदर, इधर काराकोरम माउंटेन है, कुनलुन माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है, इनके बीच में एक प्लेट्यू बन गया, और उसे हमने क्या नाम दे दिया, तिब्बतन प्लेट्यू। ये हम पढ़ लेंगे। फिर आप इसके बाद सेकंड पढ़ाओ। सेकंड आपने कहा था कि पिडमोंट के बारे में बताओगे कि पिडमोंट प्लेट्यू कौन सा होता है। पिडमोंट प्लेट्यू वो होता है एट द फुट ऑफ माउंटेन, माउंटेन के पैरों में। कहाँ पे बन रहा है ये, माउंटेन के पैरों में। अब दो तरीके से हो सकता है, जैसे मान लो ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है, और फिर इधर की तरफ आपको, ये तो माउंटेन हो गया, ये प्लेट्यू हो गया, और इधर इधर की तरफ आपको क्या देखने को मिल जाए, ओशियन है, मान लो समुंदर है, महासागर है कोई, है ना, सी कह दो या ओशन कह दो, ये अपन देखेंगे अभी, मैं बताऊंगा आपको चेक करके, सी और ओशन मैंने आपको बताया क्या डिफरेंस, नहीं बताया तो करेंगे अपन अगली क्लास में, देख लेंगे इसको। लेकिन मान लीजिए माउंटेन है और उसके पास में प्लेट्यू है, लेकिन फिर इधर खाली जगह है, लेकिन इस बार ये खाली जगह जो है यहाँ पे सी और ओशन नहीं है, प्लेन है, यहाँ पे प्लेन है, ठीक है। प्लेन से ऊपर कौन हो गए, प्लेट्यू हो गए, प्लेट्यू से ऊपर कौन हो गए, फिर ये माउंटेन। तो देखो इसके पाँव में फिर ये प्लेट्यू आ गया। ऐसे वाले प्लेट्यू को अपन क्या कहते हैं, पिडमोंट प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। पिडमोंट प्लेट्यू का एग्जाम्पल याद करना चाहो तो आप याद कर लो पैटागोनियन प्लेट्यू। पैटागोनियन प्लेट्यू जो है, पैटागोनियन जो प्लेट्यू है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, अर्जेंटीना में,
अर्जेंटीना या उसके आसपास में थोड़ा चिली वगैरह में देखने को मिल जाए, लेकिन मेन वो अर्जेंटीना में देखने को मिलता है पैटागोनियन प्लेट्यू। ठीक है, साउथ अमेरिका में जो बिल्कुल नीचे वाली चोंच है वहाँ पे देखने को मिलता है हमको पैटागोनियन प्लेट्यू, कि कुछ इस तरह का साउथ अमेरिका है नीचे से, तो वहाँ हमको यहाँ नीचे देखने को मिलते हैं ये पैटागोनियन प्लेट्यू। समझ गए? तो आपने सर ये सेकंड पिडमोंट के बारे में भी हमको थोड़ा सा बता दिया। इससे अगला बताइए, अगला देखते हैं। थर्ड पे मैंने कौन सा रखा था? वॉल्केनिक वाले। वॉल्केनिक प्लेट्यू में आप किसका एग्जांपल लेते हो? डेक्कन का। सर डेक्कन डेक्कन आप इंडिया का एग्जांपल दे रहे हो, बाहर का ही बताओ कोई प्लेट्यू, बाहर का लिखिए। कोलंबियन प्लेट्यू। और कोलंबियन प्लेट्यू के हम पढ़ के आ चुके, पहले देखा था हमने, वॉल्केनिक प्लेट्यू में पढ़ा था इसका एग्जांपल, डेक्कन प्लेट्यू का और कोलंबियन प्लेट्यू का, है ना। कोलंबियन जो है ये भी साउथ अमेरिका के अंदर आता है, लेकिन साउथ अमेरिका में ऊपर की तरफ आता है। कोलंबिया जो है ये इक्वाडोर को ऊपर की तरफ मिलता है हमको कोलंबिया, तो वहाँ पे प्लेट्यू जो है उसके अंदर देखेंगे, और एक डेक्कन प्लेट्यू, ये सारी चीज़ें अपन मैपिंग में कवर करेंगे। तो आप तो अभी बस थोड़ा सा इनको याद करें और थोड़ी बहुत इनकी जगह देख लें, ताकि थोड़ा सा हमें याद रहे कि हाँ यहाँ पे ये कुछ इस तरह का प्लेट्यू है। जब आप मैपिंग करोगे तो आपके लिए फिर उस समय थोड़ा ईजी काम हो जाएगा। अभी अगर आप बिल्कुल मैप वगैरह नहीं देखोगे, बस इनको याद रटने की कोशिश करोगे, रटने से याद भी नहीं होंगे ये, तो इनको सिर्फ रटो मत, थोड़ा सा मैप पे भी देख लेना, याद हो जाएंगे ये जितने से नाम अभी पढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे फिर प्लेट्यू माउंटेन्स वगैरह देखेंगे, है ना, तब उसमें अच्छे से कवर करेंगे। और वॉल्केनिक प्लेट्यू है, इसके बारे में समझाने जैसा कुछ है नहीं, वॉल्केनो से फॉर्म हुए हैं ये, लिख दूं क्या बात? फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक लावा, वॉल्केनिक लावा से फॉर्म हुए हैं। सर इसका डायग्राम नहीं दिखा रहे आप, बहुत देर हो गई, डायग्राम तो बताओ हमको कुछ, इतनी देर आपने कर दी बिना डायग्राम के। चलो देखो डायग्राम, इंडिया का डायग्राम ही लो, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू इतनी बार डेक्कन प्लेट्यू बोल दिया, पर बताओ सही वो है कहाँ पे? ये रहा देखो डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। कहाँ कहाँ पर आया? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, इधर तेलंगाना में, इधर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में, थोड़ा सा यहाँ गुजरात में भी अगर कोई कह दे तो कोई घबराना मत। अब देखो मैंने आपको बताया ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि बस मैं इधर पैर रखूंगा तो डेक्कन प्लेट्यू खत्म और इधर पैर रखूंगा तो डेक्कन प्लेट्यू चालू, ऐसा नहीं होता, कोई लाइन नहीं बनी हुई बिल्कुल फिक्स। ठीक है, बस ये एक थोड़ा सा जोन आता है कि भाई अब इसके आपको थोड़ी दूर बाद में डेक्कन प्लेट्यू मिलने बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स लाइन नहीं है। इसलिए क्या होगा, मैप में आप देखो तो आपको क्या होता है, महाराष्ट्र तक दिख रहा हो, लेकिन आपको कभी कहीं पढ़ने में गुजरात भी वर्ड मिल जाए तो घबराना मत, थोड़ा सा एक्सटेंशन हो सकता है ये चीज़ों का इधर उधर, क्योंकि बिल्कुल फिक्स कोई लाइन नहीं है। तो आपको इधर भी देखने को मिल सकता है, तो इस तरह से आप ये याद रखें, ये रहा आपका डेक्कन प्लेट्यू। ओके, डेक्कन प्लेट्यू हो गया। उसके बाद में सर आपने एक जो एग्जांपल दिया, जो अगला प्लेट्यू पढ़ने वाले हैं, वो आपने क्या लिखवा रखा है? आपने लिखवा रखा है डायसेक्टेड प्लेट्यू। अब डायसेक्टेड प्लेट्यू क्या होता है? मान लीजिए अपन इसको ऐसे मानते हैं, अभी अपन ने देखा था एक ब्लॉक ऊपर हो गया था, ठीक है, मान लीजिए ब्लॉक ऊपर हो गया, उसमें पढ़ा था फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन के अंदर कि कोई ब्लॉक ऊपर की तरफ हो जाए, तो मान लीजिए कोई ब्लॉक ऊपर की तरफ हुआ और पास वाले किधर की तरफ रह गए, नीचे की तरफ, इसकी वजह से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। मतलब 3D स्ट्रक्चर है ये ऊपर का ब्लॉक है और ये नीचे उसके इस तरह से एक 3D स्ट्रक्चर बनाया हमने, ठीक है। ये ऊपर का वो ब्लॉक है जो ऊपर हुआ है, ये इसके आसपास का एरिया, ये माउंटेन है, जैसे माउंटेन की स्लोप है ऊपर की तरफ, ये स्लोप है, लेकिन इस तरह का ऊपर ब्लॉक बन गया। अब ब्लॉक में मान लीजिए यहाँ पे कोई रिवर जा रही है, ठीक है। अब ये रिवर जाती जाएगी, इसको कलर से चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये रिवर जा रही है और जब ये यहाँ से उतरेगी तो यहाँ पे पहले क्या बनाएगी वो, ऐसे वी वैली बनाने लगेगी, वैली बनेगी पहले वी शेप की, फिर वो वी शेप की वैली उसको आगे तोड़ती चली जाएगी, तोड़ती चली जाएगी, तोड़ती चली जाएगी, जैसे जैसे रिवर फ्लो करेगी आगे वेदरिंग और होती चली जाएगी, और यहाँ पे एक डीप ऐसे वैली सी आपको देखने को मिलेंगी।
तो होगा क्या, ये रिवर चलती चली जाएंगी, तो जो मेन ऊपर से जगह बनी हुई थी अब उसके बीच में गैप मिलने लग जाएगा, जगह होने लग जाएगी। जगह होते होते वहाँ की जगह पूरी खाली हो जाएगी, वो एकदम नीचे चला जाएगा। मतलब जैसे मान लो ये जगह है, ठीक है, या अब इसको डायग्राम से बताऊंगा उसमें ही समझ में आ जाएगा आपको। तो रिवर के बहने की वजह से रिवर क्या करती रहेगी, इरोजन करती रहेगी, और रिवर जो है धीरे धीरे रिवर तो कहाँ चल जाएगी नीचे, पर उसके आसपास के जो एरिया है ये किधर की तरफ रह जाएंगे, ऊपर की तरफ। और ये जो पार्ट है नीचे जाके, मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगी, वैली। दिख रही है हमें वैली, बी शेप की जो हमें क्या देखने को मिलेगी, वैली देखने को मिलेगी। वैली जो है वो आगे जाके जॉर्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। जॉर्ज का मतलब है जब बिल्कुल ऐसे दो पहाड़ है और दो पहाड़ के बीच में बिल्कुल सकड़ा सा रास्ता है, बिल्कुल पतला सा रास्ता है, क्योंकि उसमें से रिवर बहना चालू हुई थी, वो रिवर बहती 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 इरोजन करती करती कहाँ चली गई, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे, पर आसपास में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और जब वो मान लीजिए पहाड़ को अब इरोड करती जा रही है, अब वो जो पतला सा रास्ता था वो ब्रॉड होता जा रहा है, क्योंकि रिवर उसको खत्म करती गई करने की वजह से वहाँ पे क्या बन जाते हैं, कैनियन बन जाते हैं। देखो नहीं आया होगा समझ में, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए लैंड है और ये वाली जगह है, या इसको इससे मत समझो, आप इसको डायग्राम से समझो। कुछ चीज़ें डायग्राम से ही हमें सही से समझ में आती है। ये देखो पहले इसको देखते हैं। दिख रहा है आपको कि यहाँ पे बीच में देखो रिवर आ रही है, ये पहले पूरा इक्वल हुआ करता था, लेकिन रिवर के चलने की वजह से रिवर ने क्या करा होगा, सीधे यहाँ से थोड़ी ना चलनी चालू हुई होगी, इसके ऊपर चलती होगी। ऊपर चलने की वजह से पहले धीरे धीरे ऊपर से काटना चालू करी होगी, नीचे आते आते अब देखो यहाँ तक आ गई, अब ये और नीचे चलती जाएगी। इस पूरे ब्लॉक को ये क्या करती जाएगी, इरोड करती जाएगी। तो ऊपर से अभी चालू करा है इसने, तो स्टार्टिंग में जब चालू करती है तो स्टार्टिंग में जो वो चीज़ बनाती है उसे हम कहते हैं कि अभी स्टार्टिंग में बनाएगी वैली, जब थोड़ा सा इरोजन हुआ। वैली के बाद में बनाती है जॉर्ज। जॉर्ज इतना बड़ा नहीं होता, जॉर्ज के अंदर क्या होता है कि पहाड़ थोड़े पास होते हैं और बीच में पतला सा रास्ता होता है। और जॉर्ज के बाद बनते हैं कैनियन। कैनियन कैसे होते हैं, कैनियन बहुत बड़ा होता है। कैनियन मतलब ये बीच वाला जो जगह है ये बहुत बड़ी होती है, जैसे इसको भी एग्जांपल से देखते हैं अपन। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, ये जॉर्ज कैनियन वगैरह, क्योंकि आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम इसको। अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा समझ में आ जाए, आपको नहीं लगे कि अचानक से क्या बातें बताई जा रही है, इसलिए बता रहा हूँ। भाई घबराना मत, अगर जॉर्ज कैनियन वगैरह समझ में नहीं आ रहे, हम डिटेल से देखेंगे तब इनको समझ लेंगे। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है। लेकिन देखो एक मिनट, हाँ ये देखो ऊपर ये पूरा प्लेट्यू दिख रहा है, ये पूरा प्लेट्यू दिख रहा है, बीच में जगह खाली चल रही है, खाली पड़ी है, और ऐसे फिर यहाँ पे क्या है, आपको ये कैनियन देखने को मिलता है। तो पहले रिवर सीधे यहाँ से चालू नहीं, पहले इसके ऊपर फ्लो हुआ करती थी। तो मान लो ये पूरा एक प्लेट्यू था, ठीक है, लेकिन रिवर इसके ऊपर फ्लो करते करते नीचे आती गई इरोड कर करके अब देखो यहाँ फ्लो कर रही है, और ये पूरे पार्ट को इरोड कर दिया इन्होंने। अब प्लेट्यू जो पूरा एक हुआ करता था, अभी कितने दिख तो रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ये देखो ये पूरा जो एक प्लेट्यू हुआ करता था, अभी यहाँ से रिवर ने आने की वजह से इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ऐसे वाले प्लेट्यू को अपन डायसेक्टेड प्लेट्यू कहते हैं। डायसेक्शन का मतलब होता है काटना, तो रिवर ने उसको काट दिया बीच में से, डायसेक्ट कर दिया, 2 प्लेट्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपको कैनियन की चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाएगी, बाद में अपन पढ़ेंगे जब इसको, तो अच्छे समझा दूंगा मैं जॉर्ज कैनियन वगैरह क्या होते हैं। लेकिन जो ये मैंने फोटो दे रखी है, ये दे रखी है मैंने आपको ग्रेट कैनियन की। ग्रेट कैनियन कहाँ मिलेगी, यूएसए में मिलेगी। यूएसए में कहाँ पे मिलेंगी, कोलोराडो रिवर जो है ये बीच में से काटती हुई इसको जा रही है। अगर कोलोराडो रिवर जा रही है तो यहाँ पे जो प्लेट्यू बनेंगे वो कौन से बनेंगे, कोलोराडो प्लेट्यू। तो कोलोराडो प्लेट्यू, सॉरी कोलोराडो प्लेट्यू जो है, कोलोराडो प्लेट्यू वो किसकी वजह से फॉर्म हुए, डायसेक्शन की वजह से। इसलिए आप डायसेक्शन वाला जब एग्जांपल पढ़ते हो तो उसमें कोलोराडो प्लेट्यू का एग्जांपल लिख देते हो। आगे समझ में, ठीक है, ये चीज़ें देख लेना, इस तरह की है। तो ग्रेट कैनियन आपने पढ़ा हो, कभी सुना हो ग्रेट कैनियन क्या है, तो इस तरह का कैनियन बना हुआ है। और ये जो अभी ये जो एग्जांपल देखा था, ये राइन वैली है। वैसे क्या है, ये राइन वैली है।
जिसमें एक तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रांस है और एक तरफ जर्मनी और बीच में राइन वैली है, जिसमें एक तरफ बोसेजिस माउंटेन है और एक तरफ ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। तो इस तरह से फॉर्म हो सकता है। हम जो ये पार्ट पढ़ रहे थे किसका पढ़ रहे थे यहाँ पे, डायसेक्टेड प्लेट्यू का, ठीक है। और डायसेक्टेड प्लेट्यू के बाद में जो फोर्थ के बाद में लास्ट पार्ट बच रहा है, एग्जांपल लिख लेना इसके अंदर, कोलोराडो प्लेट्यू है इसका एग्जांपल। लास्ट जो पार्ट बचेगा फिफ्थ वाला, फिफ्थ हम पढ़ते हैं लास्ट, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू सर इजी लग रहा है सुनने में कि भाई कोई प्लेट्यू है लेकिन इधर की तरफ मान लीजिए या तो प्लेन है, इधर भी क्या है प्लेन है, और बीच में क्या फॉर्म हो रखा है, प्लेट्यू फॉर्म हो रखा है, ठीक है। ये पूरी स्पेलिंग लिखूँ क्या, इधर की तरफ प्लेन है, बीच में प्लेट्यू है, फिर इधर की तरफ फिर से प्लेन है। तो ऐसे वाले को अपन ने क्या कहा, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। या उल्टा थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि इधर की तरफ ओशियन है, फिर ये प्लेट्यू है, और फिर उधर की तरफ भी क्या है ओशियन है, और बीच में क्या है यहाँ पे प्लेट्यू है। तो ऐसा प्लेट्यू भी कौन सा हो गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू हो गया। एग्जाम्पल लिखो इसमें, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इतना बड़ा, क्योंकि याद करने में इजी रहेगा। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का मतलब पूरा कॉन्टिनेंट बना हुआ है प्लेट्यू से, वो अंटार्कटिका वाला है, क्योंकि उसके चारों तरफ जो है आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, ओशियन देखने को मिलते हैं, और सेंटर पे जो ऊंचा पार्ट है उसको हम कौन सा प्लेट्यू कहते हैं, अंटार्कटिक प्लेट्यू कहते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में हम याद रख लेंगे। तो इस तरह से हमने पांचों प्लेट्यू कन्वर्ट करे, है ना। कोई डायग्राम बचा है आपको बताने के लिए, चेक कर लेता हूं मैं। डायग्राम भी हमने देख लिए सारे, तो सारी चीज़ें कंप्लीट होती है, सब कुछ हमने देख लिया। हमने क्या करा, आज माउंटेन्स के बारे में पढ़ा कि माउंटेन्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, और थोड़े उसके एग्जांपल्स देखें। फिर हमने प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, प्लेट्यू कितने तरह के होते हैं उनके एग्जांपल्स देखे, किस तरह से चीज़ें फॉर्म होती है, सब कुछ जान लिया। तो अब आपका क्या है, माउंटेन प्लेट्यू का पार्ट कंप्लीट है। अब तो हमें क्या करना है, बस उनको याद करना है कि किस जगह पे कौन सा माउंटेन मिलता है ना। वो याद करने वाला पार्ट बच रहा है, बाकी जो प्रोसेस है, जो उसका फंडामेंटल है, जो उसका बेसिक है, वो सब कुछ आपको पता है कि किस तरह से चीज़ें फॉर्म हुई है ना। तो हो गया ये पार्ट। अगला जो हम पार्ट देखेंगे उसके अंदर हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो वोल्केनो बना या माउंटेन बनेगा, प्लेट्यू बनेगा, पर ये बनेंगे सही, लेकिन इनके ऊपर रॉक ही तो बनेगी, चट्टान ही तो बनेगी। जैसे माउंटेन की चट्टान बने, वोल्केनो से चट्टान बने, या फिर प्लेन की चट्टान बने, कुछ भी हो रॉक तो बनेगी। तो अब उस रॉक के बारे में पढ़ते हैं अपन, है ना। स्ट्रक्चर्स तो हमने देख लिया, अब रॉक के बारे में पढ़ेंगे कि रॉक जो होती हैं ये किस तरह की होती है, कहाँ पे किस तरह की रॉक मिलती है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें जानेंगे, सारी बातचीत करेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करना है इसका, ठीक है, और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते चले जाना। गुड बाय।